लेते हैं। हाँ बिल्कुल क्लास ले रहे हैं भाई, कोई डाउट नहीं है। देखिए, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चर्चा हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी इस क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे। ओहो हो, बहुत कठिन लग रहा है। कठिन तो कुछ है ही नहीं। वेरी एक्सीलेंट, सुपर। 4 घंटे थ्योरी पढ़ते हैं क्लास को, मतलब ऐप के अंदर, मतलब पिछली क्लासेस को। ये चाहिए, यही होना चाहिए। खैर चलिए, तो हम बात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय स्कूल, जिसे हम लोग साइको एनालिटिक स्कूल के नाम से जानते हैं, जिसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं, जो कि वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ये अपने आप में एक मनोचिकित्सक थे, एक साइकेट्रिस्ट थे। ये हम लोगों ने बात कर ली है। इनका जन्म जो है 1856 में होता है, इनकी डेथ 1939 में हो जाती है। अपने संपूर्ण जीवन काल में मूल रूप से एक मनोचिकित्सक की भूमिका में ज़्यादा नजर आते हैं, सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, और सबसे अच्छी बात, मनोरोगों के उपचार में दक्ष हैं। ठीक है ना। एक और आपको बात हम बता देते हैं। ये वादा है, ये कमिटमेंट है। अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, अभी आपका फॉर्म फिलिंग डेट भी नहीं आई है। उसके बाद क्या करने वाला हूं, इस लाइव क्लास में, इस थ्योरी वाली क्लास में आपको एनसीईआरटी 11th-12th का जो पीछे की जो शब्दावली है ना, मतलब पूरा उसका निचोड़ जो है ना, वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद ही एग्जाम में जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। एग्जाम में जाने से पहले तो आपको कितने सारे तरीकों से तैयार करूंगा। यही तो जिद है हमारी, यही संकल्प है। क्योंकि हमने टारगेट किया है अपने आप से, वादा भी किया है कि भाई टॉप 10 की जो रैंक है ना, टॉप 10 की रैंक वो हमारे बच्चों की होनी चाहिए, हमारी अपनी होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा अपने आप से वादा किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। वो कब से, अरे एक बार नोटिफिकेशन आने दो, तब आपकी टेस्ट सीरीज भी आएगी, 15 पेपर फुल पेपर्स। ठीक है ना। उसके अलावा आपके ये जो मैं कह रहा हूं, उस पर भी हम वर्क करना शुरू कर देंगे 100%। अरे 11th-12th दोनों बुक की बात कर रहा हूं गौरव भैया, बिल्कुल प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ठीक है, डोंट वरी, ऐसा नहीं होता। चलिए, मूल रूप से एक मनोचिकित्सक थे। बुक इनकी कौन सी थी, सबसे बड़ी फेमस बुक हुई है इनकी, द स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ द कंप्लीट साइकोलॉजिकल वर्क्स ऑफ द सिगमंड फ्रायड 1966। ठीक है, 1880 वियना मनोचिकित्सक जोसेफ ब्रूअर के साथ मिलकर फ्रायड ने बर्था, यानी जिसको अन्नाओ के नाम से जाना जाता है, उसके हिस्टीरिया उन्माद का इलाज किया था। किसने किया था भैया? फ्रायड ने किया था। किसके साथ मिलकर किया था बेटा? जोसेफ ब्रेयूर के नाम के साथ मिलकर। ये भी वियना के ही एक मनोचिकित्सक थे फ्रेंड्स, याद रखना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, वेरी एक्सीलेंट, रिपीट रिपीट रिपीट, मोर एंड मोर टाइम रिपीट करो। 1895 में स्टडीज ऑफ हिस्टीरिया, स्टडीज ऑफ हिस्टीरिया, ऐसी स्थिति मनोरोगी का उपचार करने हेतु मनोविश्लेषण पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें मनोरोगी को अपने पूर्व व्यवहार क्रियाओं की याद दिलाई जाती है। भाई सीधी सी बात है, मुझे आपके मन की अंदर की बात को निकालना है, तो आपके मन में छिपे हुए उन भावों को, उन मनोदशाओं को, उन क्रियाओं को, उन अवधारणाओं को बाहर निकालना होगा। और बाहर निकालने के लिए फ्रायड कहते हैं कि भैया 3-4 प्रकार की विधियां बहुत काम आती है। थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार। आप नहीं होते तो हम लोगों का क्या होता? ऐसा नहीं है, होता वही है जो खुदा चाहता है, वो राम रच राखा कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है। वेरी एक्सीलेंट, 10 बार टारगेट है ये, यही मेरी फिलॉसफी है। सर प्लीज कुछ टिप्स दीजिए, कैसे और कितने घंटे स्टडी करना चाहिए? कम से कम 8 घंटे पढ़ो,
8 घंटे तो निकालो अपने आप के, मैनेज करो कैसे भी करके अपने आप के, ठीक है ना, बहुत है 8 घंटे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने का। अतः फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का संबंध असामान्य मनोविज्ञान से है। एक और अच्छी बात हम आपको बता देना चाहते हैं, सुनिएगा, जान लीजिएगा भैया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का संबंध ही मनोविश्लेषणवाद से है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और देखो पढ़ने की एक और बहुत अच्छी यूनिक तकनीक ये होती है कि किसी भी चैप्टर को बार बार पढ़ो, मोर एंड मोर टाइम पढ़ो। अरे यार कम से कम 10 बार तो पढ़ो, ठीक है ना, 10 बार पढ़ो। और जब एक टॉपिक को बहुत अच्छे आपको लगता है कि 5 बार 7 बार मैंने पढ़ लिया है, फिर उसके क्वेश्चंस निकालो। और क्वेश्चंस की कमी तो हम आपको छोड़ ही नहीं रहे हैं यार, 4-5 हजार क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में डाल दिए, जिससे आप जल्दी पढ़ सकते हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नो टॉकिंग एंड नो कमेंट, अब सिर्फ पढ़ने की बात, ठीक है, वेरी एक्सीलेंट। चलिए देखो, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति किशोर के, यहां पर कितनी अच्छी बात कहते हैं, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति या किशोर के सभी असामान्य व्यवहारों के पीछे अचेतन और अवचेतन की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही तो बात करते हैं ये। अचेतन के अध्ययन हेतु फ्रायड 3 प्रमुख विधियों को काम में लेते हैं। पहली मुक्त साहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन, फ्री छोड़ दो, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, जो खा रहा है, जो पहन रहा है, जो चल रहा है, होने दो, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिएगा उसके बाद सम्मोहन विधि, हिप्नोसिस मेथड, यानी वही वाला, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तो मतलब किसी को अपना बनाना, लेकिन कोई अपना कब बनेगा, क्यों बनेगा, जब आप उसके अपने बन जाओगे, इसे सम्मोहन विधि कहा उन्होंने। तो ये जब मनोरोगियों का उपचार करते हैं फ्रायड, तो पहले खुद को, अपने आप को मनोरोगी बना देते हैं, खुद को उनके जैसा दिखने की बात करते हैं, है ना, और वैसा ही होता है। फिर एक स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस मेथड की बात करते हैं, ठीक है, ड्रीम एनालिसिस, तो स्वप्न विश्लेषण, इन तीनों के आधार पर डिस्कस किया। अब देखो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हॉर्मिक संप्रदाय, हॉर्मिक स्कूल। हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। फ्रेंड्स बहुत यूनिक टॉपिक है ये भी, ये टीचर्स लोग पढ़ाते नहीं है इसको। ये 6 नंबर का स्कूल है या संप्रदाय है। इसे हम लोग हिंदी में प्रेरकीय संप्रदाय के नाम से जानते हैं, प्रेरकीय संप्रदाय के नाम से पढ़ा जाता है। किस नाम से पढ़ा जाता है भाई, प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय के नाम से पढ़ा जाता है, क्लियर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जी। देखिएगा प्रेरकीय संप्रदाय के नाम से पढ़ा जाता है, और इस प्रेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड, इंग्लैंड कहां पर है, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है, जिसको हम यूके, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। फिर उसके बाद समझिएगा इनका टाइमिंग अगर बात करें तो इनका टाइमिंग आता है 1871 से 1938, 38, ठीक है, 1938। सबसे अच्छी बात आप समझिएगा कि विलियम मैकडूगल नाम आते ही दिमाग में
5-7 क्वेश्चन खोपड़ी में घूम जाने चाहिए। भैया विलियम मैकडूगल वो व्यक्ति हैं, वो विद्वान हैं, वो मनोविज्ञानी हैं, वो एक दार्शनिक या एक विद्वान है जो व्यवहार शब्द को इस दुनिया को, व्यवहार शब्द से इस दुनिया को सबसे पहले परिचित करवाते हैं। किससे परिचित करवाते हैं? व्यवहार शब्द से। किससे? व्यवहार शब्द से। अच्छा, एक बात और सुन लीजिएगा सभी मित्र, सभी विद्यार्थी, सभी दोस्त, प्यारे बच्चे, हमने संजय सर साइकोलॉजी का व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर दिया है आप लोगों के लिए, और उसका लिंक भी आपके ग्रुप में, जो आप स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें भी डाल दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ, नोट्स, उसके अलावा किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन वहां पर आपको हमेशा मिलेगी। ठीक है, आपके सब काम की चीजें वहां पर होंगी, तो उस लिंक पर जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हमारे सभी रेगुलर विद्यार्थी, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना जरूर। ठीक है, संजय सर साइकोलॉजी। ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट। चलिए देखिएगा, तो यहां पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर मिला करेगी। 1871 से 1938। अब देखो उसके बाद यहां पर बात आती है, देखिएगा सबसे पहले व्यवहार शब्द के जन्मदाता, व्यवहार शब्द के जनक कौन है? मैकडूगल है। व्यवहार शब्द के जनक भी मैकडूगल हैं। गजब के व्यक्ति हैं। उसके अलावा जी हां, अच्छा हाँ, व्हाट्सएप नंबर से भी मिल जाएगा शायद। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर से ही हमारा चैनल क्रिएटेड है। 9829877292। इस व्हाट्सएप नंबर से हमारा चैनल क्रिएटेड है। संजय सर साइकोलॉजी, संजय सर साइकोलॉजी। ठीक है बेटा, इससे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। आगे देखिएगा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर हम आपको बता देते हैं। व्यवहार शब्द का जन्म तो इन्होंने दिया था, व्यवहार शब्द को। उसके अलावा मूल प्रवृत्ति, देखो मूल प्रवृत्ति शब्द, मूल प्रवृत्ति शब्द 1890 में, 1890 में विलियम जेम्स ने दिया था। विलियम जेम्स ने दिया था। विलियम जेम्स ने दिया था, परंतु देखो वापस समझो, बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन है, गड़बड़ मत करना। मूल प्रवृत्ति शब्द तो 1890 में विलियम जेम्स दे देते हैं, शब्द की बात करते हैं, लेकिन मूल प्रवृत्तियों के जनक, मूल प्रवृत्तियों के जनक या मूल प्रवृत्तियों की विकास की अवधारणा या मूल प्रवृत्तियों के बारे में व्यापक चर्चा वो विलियम मैकडूगल करते हैं, है ना। इसीलिए यहां पर मूल प्रवृत्तियों के जनक, ये प्रश्न ये पूछता है जो अक्सर, मूल प्रवृत्तियों के जनक विलियम मैकडूगल हैं। कौन है बेटा? विलियम मैकडूगल हैं। विलियम मैकडूगल हैं, ये आपको ध्यान रखने का है। मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। क्या बात करते हो, ऐप पर पीडीएफ नहीं मिलता है? सारी पीडीएफ अपलोडेड है, सिर्फ 2 दिन की छोड़ करके, है ना। एक तो कल की मैराथन की और एक और पीडीएफ है, बाकी कुछ मैटर छोड़ा ही नहीं हमने। उसके बावजूद तुम्हारी शिकायतें, भाई तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ठीक है ना। गजब के बच्चे हो यार। वो अपलोड हो जाएंगी, ठीक है ना, डोंट वरी, आप चिंता ना करो, आज हो जाएंगी सबकी अपलोड।
अब डेली की डेली हो जाया करेंगी। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद की कहानी जब शुरू होती है तो यहां पर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा क्लास के बाद। देखिए, फिर उसके बाद इनकी फेमस बुक हैं, दो बुक हैं इनकी, दो फेमस बुक हैं। एक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, 1905 में लिखी थी, और दूसरी है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ये बुक लिखी थी 1908 में। कब लिखी थी भाई? 1908 में। तो ये दोनों बुक्स हैं, इनका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, बात आती है, बात यहां पर आती है, एक और प्रश्न बनता है कि मूल प्रवृत्ति शब्द, व्यवहार शब्द, व्यवहार शब्द 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में प्रयोग किया। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले प्रयोग किया था। क्लियर? चलिए, अब देखो दूसरी बात आती है यहां पर, मूल प्रवृत्तियों की विशद व्याख्या। मूल प्रवृत्तियों की विशद व्याख्या 1908 में, 1908 में एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में की गई है। क्लियर है? मतलब यहां पर एक और बात यहां आती है कि विलियम मैकडूगल ने जो अपनी सेकंड वाली पुस्तक लिखी थी 1908 में, 1908 में, बड़ी फेमस हुई, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, और इस एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में ही इन्होंने 14 टाइप्स की मूल प्रवृत्तियां, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप क्या कह रहे थे जो हमने देखा ही नहीं? आपका कमेंट क्या हुआ? सर जी हमसे नाराज हो? हम अपने आप हम अपने आप से नाराज कैसे हो सकते हैं? आप तो हमारे दिल में बसते हो, तो फिर कैसे नाराज हो सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं है। ठीक है ना? लेकिन कई बार क्या होती है कि आपकी जिज्ञासाएं समझ नहीं पाते हम, आप कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। अभी देख लेते हैं। अरे भाई, कंप्यूटर पीडीएफ हम दे चुके हैं, फिर भी आप प्लीज किए जा रहे हो।
ऐसे मत सोचा करो आप लोग। हाँ भाई, चलें। अच्छा, अब देखो, अब इसकी थीम क्या है, इसका आधार क्या है। हाँ बहुत है 70%। बाकी जब तैयार होगा तो आपको मिल जाएगा, काहे की टेंशन करते हो। इतना बहुत है, ज्यादा मत चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए आपको। ज्यादा आंसर कहाँ है। अरे वो तो पूरी थ्योरी है भाई, कंप्लीट है। उसके कुछ क्वेश्चंस है लास्ट में, उनके आंसर तो तुमको खुद को ढूंढने हैं। खुद को ढूंढने हैं पढ़ करके। ठीक है ना, ऐसा नहीं मिलता है। चलिए देखो, तो आगे पढ़ते हैं। अब उसके बाद एक और अच्छी बात यहां पर ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी पुस्तक अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बतलाई और 14 प्रकार के उनसे जुड़ा हुआ एक संवेग भी बताया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, एमसीक्यू पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ तो मिल जाएगी। वो तो इतनी सारी ऑलरेडी मिल गई है यार, तुम लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो, पता ही नहीं चलता तुम्हारा। चलिए देखो, तो यहां पर हॉर्मिक मनोविज्ञान की जब बात करें तो एक ऐसी विचारधारा है जो मनुष्य के व्यवहार को हार्मोन, जो मनुष्य के व्यवहार को किससे, हार्मोन यानी इंस्टिंक्ट या सहज प्रवृत्ति से प्रेरित मानती है। ठीक है ना। प्रेर की है, संप्रदाय या हॉर्मिक मनोविज्ञान एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जो जो हमारे जो हमारे हार्मोन्स, हार्मोन या सहज प्रवृत्ति, जो हमारे हार्मोन या सहज प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति बोले तो बेसिक इंस्टिंक्ट से जुड़ी है, से जुड़ी है। ठीक है ना, जो हमारे हार्मोन या सहज प्रवृत्ति से, जो हमारे हार्मोन या सहज प्रवृत्ति द्वारा मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करती है, प्रेरणा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है भैया, प्रेरणा प्रदान करती है। सुन लो ध्यान से, मतलब मानव के व्यवहार को, अरे भैया मानव का व्यवहार प्रेरित होता है किससे, सहज प्रवृत्तियों से, मूल प्रवृत्तियों से, जन्मजात अवधारणाओं से, विचारधाराओं से, प्रवृत्तियों से। ठीक है ना? ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आप, बहुत सारे बच्चे, सही बात है, आप फालतू के कमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। मैं आज फिर आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, बता देता हूं सभी विद्यार्थियों को, आपके बैच में, आपके कोर्स में, आपके ऑलरेडी जो बैच आपने ज्वाइन किया है उसमें इतना कंटेंट है
कि आप 90% अंक ला सकते हो। नहीं ठीक है, तबीयत वगैरह। हाँ ये बात सही है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक बात समझ लो, इतना सारा कंटेंट है आपके पास कि आज की डेट में 90% अंक ला सकते हो। ये मैं लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको लाइव क्लास क्यों देता हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, और कभी कभी कई बार नहीं ले पाता हूं, कोई कारणवश हो जाता है, तो आप हौच-पौच मत हो जाइएगा, आप व्यर्थ में परेशान मत होइएगा। इतना कंटेंट है उसको पढ़ो तो सही। मैंने कितनी बार समझाया कि आप एक चीज को 10 बार पढ़ो, एक चैप्टर को 10 बार पढ़ो, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। भाई प्रेषक जो होता है वो सेंडर होता है, प्राप्तकर्ता उसका रिसीवर होता है, बस। इतनी सारी पीडीएफ अवेलेबल है, उनको प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। मैं कहता हूं मेरे क्वेश्चंस को आप अगर मतलब प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना, तो भी आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये वादा है। लेकिन उसके बावजूद आप लाइव क्लास में क्यों देता हूं, ताकि आप कंटिन्यू रहो, ताकि आप निरंतर मेहनत करते रहो, ताकि आप लगे रहो, ताकि मैं आपके अंदर वो जुनून, वो जोश, वो मोटिवेशन हर वक्त भरता रहूं। मकसद मेरा ये होता है। कंटेंट तो इतना सारा है कि इंडिया में आप किसी के पास, किसी से कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो कंटेंट से, आपके से। ये वादा है, अगर आपका कंटेंट कम पड़ जाए तो। और आप किसी से भी मैच करो ना यार, लेकिन आप पता नहीं क्यों इतने परेशान हो जाते हो फालतू के कमेंट्स में। जब क्लास में लाइव आते हो तो उस समय सीरियस पढ़ा करो, आप उस समय बिंदास पढ़ा करो। क्या रखा है फालतू की बातों में, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, छोड़ो ये सब बातें। मतलब मैं ये वादा कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है, मैं होशो हवास में ऐसा नहीं है कि गारंटी दे दी, क्योंकि जिंदगी में गारंटी का तो कोई वजूद नहीं होता। गारंटी बोलने वाले सब लोग दुनिया के झूठे और मक्कार होते हैं कि गारंटी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तो तेरा क्यों नहीं हुआ, वो सब बेकार की बात है। लेकिन कंटेंट इतना सारा है, तो जब क्लास नहीं होती है तो आप इतना हौच-पौच मत होइए, पहली बात। और जब क्लास होती है तो फालतू के कमेंट्स में लगे रहते हो, क्या विचार उत्पन्न होते रहते हैं, कहां से समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं करो माय डियर, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझा करो, और बहुत अच्छे से। एक्चुअली मेरा मकसद जो था, मुझे पता है कैसे आपको मैं वॉटसन की बात कहूं, तो मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा कि बनाना चाहूं। बिल्कुल भी नहीं है, सैड कोई नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखो, तो प्रेरणा प्रदान करती है, भाई सीधी सी बात है। विलियम मैकडूगल कहना चाहते हैं कि मानवीय व्यवहार जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति का खेलना कूदना उठना बैठना आना जाना रोना हंसना चलना फिरना, वो सब उसकी सहज प्रवृत्तियों से, वो सब उसकी मूल प्रवृत्तियों से, वो सब उसकी बाकी सभी जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उनसे डिफाइन होता है, उनसे प्रभावित होता है। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार गड़बड़ मत किया करो आप लोग। ठीक है, अब देखो दूसरी बात आती है यहां पर। एक और अच्छी बात ये बताते हैं कि वास्तव में ये हॉर्मिक संप्रदाय, जिसका संबंध हार्मोन से है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इन्होंने अपनी एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 1908 में लिखी पुस्तक में विस्तार से बताया भी है कि हर व्यक्ति में कुछ सहज प्रवृत्तियां होती हैं जो उन्हें खास तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं, है ना। तो नोट डाल के लिख लेता हूं, नोट। मैकडूगल ने 1908 में लिखित
1908 में लिखित एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में बताया कि उसमें बताया, क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति या हम कहें हर व्यक्ति में कुछ सहज प्रवृत्तियां होती हैं, कि हर व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सहज, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सहज प्रवृत्तियां होती हैं। भाई हर जो व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति में कोई ना कोई जैविक, सहज, मूल, आप इसे मूल प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, सहज प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, जो उन्हें खास तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो उन्हें विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने हेतु प्रेरित करती हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब सीधी सी बात है कि मान लो एक बच्चा है जो जन्म से ही कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां लेकर पैदा हुआ और उनके फलस्वरूप वह हर बात पर मुस्कुराता है। एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है जो हर बात पर रोता है। एक बच्चा है जो हर बात पर उस चीज को या उस व्यक्ति विशेष के साथ मिलना चाहता है, उसके साथ उठना बैठना चाहता है, खेलना चाहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी ही कुछ सहज मूल प्रवृत्तियां विद्यमान होती हैं, जिनके फलस्वरूप उनका कार्य जो होता है वो प्रभावित होता है, या उनका कार्य या उनका व्यवहार सेम उसी अंदाज में प्रभावित होता है। जैसे एक बालक अगर जैसे ही वो शेर की आवाज सुनता है, लॉयन की आवाज सुनता है, तो वो डर जाता है और डर करके चीखने और रोने लगता है। जबकि दूसरा बालक जो है जबकि दूसरा बालक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर आ जाए चाहे शेर का बाप आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी आवाज सुनाई दे वो हिलता ही नहीं है, वो अपनी मस्त लाइफ में जी रहा होता है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये सहज मूल प्रवृत्ति, कुछ लोग जन्म से ऐसी मूल प्रवृत्तियां, सहज प्रवृत्तियां लेकर पैदा होते हैं, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार वैसा ही बन जाता है। इसीलिए कहा भी गया है, इसीलिए यहां पर इन्होंने अपनी 14 मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार के संवेगों से जोड़ा। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो उन सभी 14 मूल प्रवृत्तियों को और 14 संवेगों को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है ना। मैकडूगल ने प्रवृत्तियों को, इन्हीं प्रवृत्तियों को क्या नाम दिया? हार्मोन दिया। मैकडूगल इन सहज प्रवृत्तियों को ही, इन सहज या मूल प्रवृत्तियों को ही हार्मोन नाम देते हैं। हार्मोन, इनको ये क्या नाम दे देते हैं? हार्मोन। इसीलिए इनके संप्रदाय का नाम बन गया हॉर्मिक संप्रदाय। क्या बन गया बेटा? हॉर्मिक संप्रदाय। ठीक है। को ही हार्मोन नाम देते हैं।
चलिए आगे बढ़ो, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर। अब इन मूल प्रवृत्तियों को ही जब हार्मोन कहा जाता है तो इसी आधार पर इनके संप्रदाय को हॉर्मिक संप्रदाय नाम दिया गया। ठीक है, और ये बताते हैं कि ये प्रवृत्तियां ही मनुष्य के व्यवहार को समझने की कुंजी है ना? क्या है? इन प्रवृत्तियों को ही मनुष्य के व्यवहार को समझने की, मनुष्य के व्यवहार को समझने की कुंजी कहा जाता है। ठीक है ना? मानव व्यवहार को समझने की कुंजी ये सहज प्रवृत्तियां होती हैं, ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ऐसा विलियम मैकडूगल बताते हैं। कौन बताते हैं भाई? विलियम मैकडूगल बताते हैं। इसीलिए ये ध्यान में रख लेना चाहिए आपको, कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है इसमें। ठीक है, तो इनके हिसाब से, विलियम मैकडूगल के हिसाब से, ये मानवीय व्यवहार को समझने की कुंजी है। क्या? ये हार्मोन्स, ये मूल प्रवृत्तियां, ये सहज प्रवृत्तियां जिनके बारे में हमने बात की है। ठीक है ना? इन्होंने 14 अलग अलग प्रकार के हार्मोन की पहचान की। अच्छा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मनोविज्ञानी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मूल प्रवृत्तियां ही मानव व्यवहार के का आधार बनती हैं, मूल प्रवृत्तियां ही मानव व्यवहार को डिफाइन करती हैं, मूल प्रवृत्तियां ही मानव व्यवहार को आगे की तरफ प्रेरणा प्रदान करती हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वान नहीं मानते, लेकिन विलियम मैकडूगल इस बात की पुरजोर वकालत करते हैं, पुरजोर समझाइश करते हैं कि निश्चित तौर पर प्राणी व्यवहार के अंदर ये जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स के आधार पर ही उसका व्यवहार परिलक्षित होता है, वैसा ही वो व्यक्ति बनता जाता है। अगर किसी में क्रोध जैसी मूल प्रवृत्ति है तो निश्चित तौर पर वहां, अगर हम बात करें, क्रोध एक प्रकार का भयंकर संवेग है, तो उस संवेग की उत्पत्ति किस मूल प्रवृत्ति से होती है? ठीक है, पलायन से होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है व्यक्ति? पलायन कर जाता है, वहां से आक्रमण करता है। कई बार जब भय लगता है तो उसे पलायन करता है, जब क्रोध आता है तो आक्रमण कर देता है, जब आश्चर्य होता है तो फिर जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर यह बताया गया है 100%, कोई डाउट नहीं है, व्यक्ति के हार्मोन्स के कारण ही उसका व्यवहार नकारात्मक और सकारात्मक होता है। तो ऐसा माना है विलियम मैकडूगल ने स्वयं ने। तो इसका अभिप्राय यहां तक ये सिद्ध होता है, साबित होता है कि किसी भी प्राणी या किसी भी मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उसकी सहज प्रवृत्तियां होती हैं। पलायन मतलब भागना, वहां से जब आपको डर लगता है, जब आपको डर लगता है तो क्या करोगे? वहां से भागोगे आप, 100% भागोगे। आप देख लीजिएगा, जब भी मतलब कोई डरावनी चीज, आपको डरावनी आवाज सुनाई दी, तो वहां से क्या करोगे? माइग्रेट करोगे। ऐसी स्थिति को हम लोग यही यहां पर समझते और जानते हैं। ये तो था विलियम मैकडूगल का कहना। अब विलियम मैकडूगल कहते हैं कि भाई उन्होंने यहां पर अलग अलग 14 प्रकार के हार्मोन्स की पहचान की, और उन हार्मोन्स के आधार पर ही मानव अथवा उसके सामाजिक व्यवहार की अनुशंसा भी की है। बिल्कुल होता है, कोई डाउट नहीं है। देखिएगा अतः अतः मैकडूगल ने
1908 में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जिन्हें आप सहज मूल प्रवृत्ति या हार्मोन, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां या हार्मोन्स की पहचान की। हार्मोन्स की पहचान की जो जिनसे, ऐसे लिखते हैं, जिनसे मानवीय व्यवहार प्रेरित होता है, या हम ये कहें कि जिनसे मानवीय व्यवहार का निर्धारण होता है, या जिनसे मानवीय व्यवहार वैसा कि वैसा अनुकूलित बनता चला जाता है। तो कितने टाइप के दिए उन्होंने? 14 टाइप्स की। तो 14 टाइप्स के हार्मोन्स की इन्होंने पहचान की, जिनके फलस्वरूप मानव व्यवहार वैसा कि वैसा उन 14 हार्मोन्स के अकॉर्डिंग बनता चला जाता है। ये इनका कहना था। जैसे कि पलायन, क्रोध, जिज्ञासा आदि ऐसी मूल प्रवृत्तियां हैं, पलायन, क्रोध, जिज्ञासा ऐसी मूल प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण व्यक्ति का क्या लगता है, सामाजिक व्यवहार निर्धारित होता है, समाज में उसकी स्थिति निर्धारित होती है, समाज का में उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है, समाज में उसकी अवस्था और क्रियाशीलता निर्धारित होती है। आप अगर समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप में सामाजिक हार्मोन की प्रधानता है। ठीक है, और सामाजिक हार्मोन की उस प्रधानता के फलस्वरूप आप समाज में वरिष्ठता को प्राप्त कर रहे हैं, आप समाज में सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं, आप समाज में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं, आपके सामाजिक मूल्य बाकी लोगों की तुलना में उन्नत और व्यापक हैं। तो ऐसा यहां पर देखने को मिलता है, ऐसा बताते हैं आपके विलियम मैकडूगल। अब बात कर लेते हैं यहां पर विलियम मैकडूगल की। तो विलियम मैकडूगल ने, देखिए मित्रों, यहां पर इनका एक और बहुत अच्छी बात यहां पर कहते हैं इन्होंने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, है ना? एक सिद्धांत दिया था अभिप्रेरणा का मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत। मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत, देखिएगा, अभिप्रेरणा का मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्राणी के व्यवहार का या उसकी प्रेरणा का जो आधार होता है वो उसकी सहज प्रवृत्तियां होती हैं, वो उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, वे उसके हार्मोन्स होते हैं। ऐसी वकालत विलियम मैकडूगल ने की है। इसीलिए अभिप्रेरणा के मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत की बात इन्होंने की है, और इस सिद्धांत के अनुसार वृत्ति सभी व्यवहारों को संचालित करती है। ये कहते हैं कि वृत्ति इस सिद्धांत के अनुसार वृत्ति या मूल प्रवृत्ति अरे भाई, वृत्ति या मूल प्रवृत्ति आप कुछ भी समझ लीजिएगा, ठीक है ना? सभी व्यवहारों को संचालित करती है, सभी व्यवहारों को संचालित करती है, और यह वृत्ति
और यह वृत्ति या मूल प्रवृत्ति उद्देश्यपूर्ण, यह वृत्ति उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित होती है या निर्देशित होती है, कुछ भी कह दीजिए, मतलब एक ही है यार। सीधी सी बात है, कोई भी हार्मोन जो आपके अंदर एक्टिव हुआ है ना, वो आपको जिस क्षेत्र में लगा रहा है कि आपको टीचर बनना है, आपको फटीचर नहीं बनना, तो आप जिस क्षेत्र में लग रहे हो उस क्षेत्र से संबंधित जो हार्मोन आपको एक्टिव कर रहा है, उस हार्मोन की एक्टिवनेस था। बिल्कुल सभी मित्र, हमने नंबर दे दिया है सभी को, सभी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। बिहार एस्टेट की जगह में ये बैच ले लिए। अरे भाई हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सुपर कंटेंट है इस बैच में, आप बेफिक्र होकर के पढ़ो। आपको पता है TRE 1, TRE 2, TRE 3 का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, आज तक BPSC ने निर्धारित ही नहीं किया। क्या अजीब बच्चे हैं आप। एस्टेट के सिलेबस के आधार पर ही हमें TRE 1, 2, 3 पढ़ाना है, जो पेपर्स आए हैं उसके आधार पर हम चल रहे हैं, उसके आधार पर चल रहे हैं। तो ये तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है यार, फर्स्ट यूनिट। पहले से जो है वो तुम्हारी गपशप के लिए है, लेकिन जो मैंने आज लिंक भेजा है उसको आप ज्वाइन कर लेना, संजय सर साइकोलॉजी, ठीक है, वो आपके काम का है, जिसमें आपको कंटेंट, PDF, बहुत सारी बातें, सभी प्रकार की सूचनाएं आपको वहां पर मिलती रहेंगी। सभी जीव, देखो नोट डाल के लिख देता हूं, नोट, सभी जीव या प्राणी अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक जैविक वृत्ति, अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक जैविक वृत्ति, मूल प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं, जो, देखो मैंने एक बहुत अच्छी बात लिख दी यहां पर, तो वही चीज हम आपको कह रहे हैं। इसलिए कुछ बच्चे क्या है, ये सर हमने ये बैच ले लिया, वो बैच ले लिया, अरे भाई तुम पढ़ो यार, वो जिम्मेदारी हमारी है ना, टेंशन फ्री रहो आप, पढ़ते तुम हो नहीं और फिर कहते हो सर ये हो गया वो हो गया, इतना सारा कंटेंट है, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, तो मूल प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं, जो जो उसे जीवन प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है, जो उसे जीवन प्रदान करने, जीवन प्रदान करने में सहायता देती है। भाई कहने का मतलब ये हुआ, सभी जीव प्राणी अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक जैविक प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं। आप भी अपनी जैविक प्रवृत्ति के साथ इस दुनिया में आए हो, वही तो आपको जीवन जीने में आनंद देती है, वही तो आपको जीवन जीने में सहायता प्रदान करती है, वही तो आपको जीवन जीने में सहायता प्रदान करती है। समझ में आ गई बात। देखिए एक बात और सुन लो, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, ये नंबर है मेरा, इस पर आप 9829877292 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप चैनल है संजय सर साइकोलॉजी, ठीक है, इस पर आप अपना नाम लिखकर मैसेज कर देना, हेलो करना, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, जोड़ दूंगा,
आज रात्रि को सबको। नाम जरूर लिखना, नाम लिखकर, नाम लिखकर व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप करना, ठीक है ना, क्योंकि वो लिस्ट बनाऊंगा ना उस हिसाब से ये लिस्ट भी तैयार हो जाएगी मेरे पास। अच्छा, बहुत स्टूडेंट घबरा जाता है, इतना सारा कंटेंट है, घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। वो तो तब घबराएं जब कंटेंट ना हो। ये शिकायत, ये गाली तो हम कभी सुनेंगे ही नहीं नरेश भैया। आज की डेट में हर बच्चे के साथ जो मेरा लाइव बैच या मेरे पेड बैच में जिसने पैसा दिया है ना, उस बच्चे के पास 90% अंक लाने का मसाला मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर वो सिर्फ उसको पढ़ ले तो मैं वादा करता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं कि उसको 90% अंक ला आ सकते हैं, अगर उसमें काबिलियत है तो। और बाकी तो फिर तुम जानते ही हो, तेरा तुझको अर्पण। तो इसीलिए घबराया मत करो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, तो ये बात इन्होंने कही। अब खास बात यहां पर ये और आ जाती है इनकी। अब इनकी एक और बात यहां पर हमने पढ़ी कि भाई अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, उसमें इन्होंने 14 प्रकार के हार्मोन्स की वकालत भी की, ठीक है। अब एक प्रश्न और पूछ सकता है, ये कहते हैं, नोट डाल के लिख देता हूं, मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से या सहज प्रवृत्ति या वृत्ति से, कुछ भी कह दो, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ या उसके समान, उसके समान एक, उसके समान एक भाव या संवेग भी होता है। कुल मिलाकर इनका ऐसा मानना है नहीं, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, वेलकम, आपका फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो इनके अनुसार प्रत्येक सहज प्रवृत्ति में एक संवेग होता है, उसके समान एक भाव होता है, एक भावना होती है। ये इनका ऐसा कहना था। समझ में आया। अब एक प्रश्न और पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि भैया विलियम मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार अगर एक और प्रश्न पूछ ले तो आप क्या कहोगे? मैकडूगल के अनुसार मैकडूगल के अनुसार देखो, एक अच्छा प्रश्न यहां पर दिमाग में आ रहा था, अभी वापस मिस हो गया है, एक बार फिर से समझते हैं। हाँ, मैकडूगल के अनुसार प्राथमिक संवेग कौन कौन से के अनुसार प्राथमिक, इसको अलग लिख लेता हूं हाईलाइट करके, प्राथमिक संवेग, देखो कौन कौन से हैं भाई? भय,
क्रोध, प्रेम, घृणा, आश्चर्य, भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, आश्चर्य। ठीक है, और कौन सा आएगा? अधीनता, विचलन, विचलित होते हैं, विचलन, कोमलता आदि, ये प्राथमिक संवेग कहे जाते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक बार समझाया भी था और आज फिर से बता देता हूं कि प्राथमिक संवेगों में ये पूछ सकता है। मैकडूगल के अनुसार तो ये है, मैकडूगल के अनुसार तो यही है, ये आपको बिल्कुल खोपड़ी में सेट कर लो। लेकिन ब्रिजिज के अनुसार कोई पूछ ले तो यहां पर नोट डाल के लिख देता हूं। अगर यहां पर ब्रिजिज के अनुसार पूछा होता, ब्रिजिज के अनुसार, ब्रिजिज के अनुसार पूछा होता तो प्राथमिक संवेग कौन से हैं? अगर आपसे पूछा होता तो प्राथमिक संवेग कौन से हैं, तो आप कहते भय, भय, प्रेम, क्रोध और उत्तेजना। कुछ किताबें सिर्फ 3 ही बताती हैं, 3 ही बताते हैं, लेकिन उत्तेजना तो ये जन्मजात, ये नवजात शिशु का पहला संवेग ही उत्तेजना बताते हैं, ब्रिजिस। इनका नाम ब्रिजिस भी मिलता है और ब्रिजिज भी मिलता है। और ये पूछा जाता है कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अगर आंसर 3 भी लिखा है तो 3 सही होगा, क्योंकि उत्तेजना प्राथमिक सबसे मूल संवेग है जो जन्म के समय उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको कई बार हटा दिया जाता है और भय, क्रोध, प्रेम को माना जाता है। बस ये ब्रिजिस ने बताए, जबकि विलियम मैकडूगल किसको बताते हैं? भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, आश्चर्य, अधीनता, विचलन और कोमलता आदि को ये प्रारंभिक संवेग बताते हैं। कौन से बताते हैं? प्रारंभिक संवेग बताते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब हम लोग बात करें यहां पर तो विशेष रूप से 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं उनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, देखिए वॉटसन की अगर हम बात करते हैं, ये ब्रिजिस के अनुसार ज्यादा पूछता है। सबसे प्राथमिक प्रथम संवेग कौन सा है? अगर आपसे पूछा होता कि प्रथम संवेग कौन सा है, तो उत्तर केवल उत्तेजना देना होता। प्रथम संवेग, अरे ये आएगा, अभी टॉपिक आएगा, आप बेफिक्र रहो, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं विलियम मैकडूगल, इसीलिए प्रथम संवेग उत्तेजना होता है। ये मैं समझाऊंगा मित्रों, अभी ये टॉपिक भी है, चैप्टर आएगा, डोंट वरी, आप डरो मत, घबराओ मत। सेम क्वेश्चन आया था यूजीसी में, बिल्कुल ऐसे कैसे छपता है, इसीलिए आप बेफिक्र होकर पढ़ा करो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। हाँ, वॉटसन के अनुसार, अगर वॉटसन के अनुसार पूछ ले तो ये ब्रिजिस के अनुसार प्रथम 6 महीने में, प्रथम 6 माह के ये संवेग होते हैं, और वॉटसन के अनुसार प्रथम 2 वर्ष में ये प्राथमिक संवेगों की वकालत करते हैं। बस दोनों का डिफरेंस यही है। ये सारी डिटेल से जो बात है ना, वो वहां पर आगे समझाऊंगा। हाँ, युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा। ठीक है, अब देखो कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां। कितनी है? 14 है।
देखिएगा, डोंट वरी, आगे आ गया, साउंड आ गया। देखो, एक तरफ यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, इस तरफ मूल प्रवृत्ति है, एक तरफ मूल प्रवृत्ति और इस तरफ संवेग हैं आपके। ठीक है, यहां पर मूल प्रवृत्तियां हैं, यहां पर आपके संवेग हैं। ऐसे पूरी 14 लिख देता हूं मैं आपको। नंबर 2, अब नंबर 2 पर, अभी जैसे हमने भय की बात की, तो दूसरा हमारा आता है क्रोध, और क्रोध प्रवृत्ति का मतलब होता है आक्रोश, क्रोध, आक्रमण, आक्रोश, जिसका संबंध किससे होता है? क्रोध से होता है। तीसरा, तो यहां पर जब जब व्यक्ति जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो क्या करता है? आक्रमण करता है, ठीक है ना? जिज्ञासा प्रवृत्ति, आश्चर्य, नेक्स्ट। इसी प्रकार बाकी हम पढ़ लेते हैं। काम प्रवृत्ति, कामुकता, कामुकता रूपी संवेग होता है इसके अंदर। दूसरा होता है शिशु रक्षा प्रवृत्ति, वात्सल्य, शिशु रक्षा प्रवृत्ति, जिसका संबंध आपके वात्सल्य से होता है। माँ का माँ के अंदर यही होता है सबसे ज्यादा। चलिए देखिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट हो गए। सामूहिक प्रवृत्ति, मतलब हो गया सामाजिकता, इसी प्रकार नंबर 7 पर लिखेंगे। नंबर 7 की जो मूल प्रवृत्ति है, उसमें हम लोग आत्म अभिव्यक्ति प्रवृत्ति, आत्म अभिव्यक्ति प्रवृत्ति जो होती है, अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने आप को बयां करना, आत्म अभिव्यक्ति प्रवृत्ति, जिसका संबंध आत्मगरिमा से होता है। आत्मगरिमा ये एक प्रकार का संवेग होता है, अपने आप की, मतलब अपने आप का आत्मसम्मान, आत्म प्रतिष्ठा, रेस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है ना? आत्मगरिमा, क्लियर? इसी प्रकार भूख प्रवृत्ति, भूख, निवृत्ति प्रवृत्ति, घृणा, ठीक है ना? भूख प्रवृत्ति, भूख, भूख प्रवृत्ति का संबंध किससे हो गया? भूख से हो गया। निवृत्ति प्रवृत्ति घृणा से हो गया।
घृणा, ईर्ष्या, द्वेष जैसे आप लोग कहते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, सामूहिक प्रवृत्ति का मतलब आश्रय भी होता है ना। एक और आ जाता है सामूहिक प्रवृत्ति आश्रय, एक सामाजिकता की तरफ ले जाती है। मतलब दूसरों का साथ चाहता है, आश्रय चाहता है। एक होता है किसी चीज को हथियाना, जिसे आप लोग कब्जा प्रवृत्ति कहते हैं, अधिकार। रचनात्मक प्रवृत्ति, इसका संबंध आपकी सृजनात्मकता से होता है। या सृजन आप कह सकते हैं, ठीक है। दैन्य प्रवृत्ति अकेलापन, हास्य प्रवृत्ति खुशी। कहते हैं ना गरीब है भाई बहुत, मतलब वो अकेला है, उसके वो असहाय है, ठीक है ना। हास्य प्रवृत्ति, मतलब खुशी। एक होता है आपका अधिग्रहण प्रवृत्ति, जिसे कह सकते हैं आप अधिग्रहण या कब्जा प्रवृत्ति। मतलब अधिकार, अपना अधिकार। तो इस प्रकार से यह आपकी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ एक संवेग, इनकी बात की है विलियम मैकडूगल ने। तो विलियम मैकडूगल का हॉर्मिक संप्रदाय, या जिसे हम प्रेरकीय संप्रदाय के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, प्रेरकीय संप्रदाय। इस संप्रदाय की उत्पत्ति का संबंध 1908 में उनकी लिखित पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में मूल प्रवृत्तियों की वकालत से की गई है। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध प्रत्येक एक समान भावना से होता है, एक समान संवेग से होता है, इसकी बात यहाँ पर ये करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी उत्पत्ति से लेकर इसकी मूल अवधारणा को समझते हुए हमने सभी 14 मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की बात की। थोड़ा सा आपको इसको, इस चार्ट को, इस कंसेप्ट को रटना पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, वैसे मैक्सिमम तो आप लोग जानते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जैसे निवृत्ति का घृणा से संबंध है, ये प्रश्न कई बार पूछा है, कई बार पूछा है। इसीलिए ऐसी प्रवृत्ति और उनसे संबंधित संवेगों को आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। क्लियर है। तो प्यारे मित्रों, यहां पर अब हो जाते हैं आपके सभी मनोविज्ञान के संप्रदायों की क्लास यहां पर कंप्लीट हो जाती है। मनोविज्ञान के सभी 6 स्कूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब चूंकि इस यूनिट से रिलेटेड हम बहुत अच्छी बातें आपसे कर चुके हैं, संपूर्ण पूरा मनोविज्ञान का इतिहास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि इसके बाद की जो क्लास होगी, इसके बाद की क्लास होगी वो मनोविज्ञान की विधियों से रिलेटेड होगी, जिसमें से भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, वो संबंध इसी चैप्टर से रहेगा, उसका संबंध भी। क्लियर। तो इसके आगे की क्लास में हम नई बात डिस्कस करेंगे, जहां पर हम मेथड्स या प्रविधियां या टैक्टिक्स या टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे। वो क्वेश्चन भी आपके सभी बच्चों के सिलेबस में शामिल है और वहां से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। हाँ, अब सर अब इसका एमसीक्यू करवा दीजिएगा। देखो एमसीक्यू और वो सारी
कहानी जो है ना वो कल से शुरू होगी, क्योंकि आज तो पूरा डिस्टरबेंस रहा था। सर एक बार प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की बात अपन करेंगे, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी अपन कल पढ़ेंगे, डोंट वरी। टेक्निक्स कह दो, मेथड्स कह दो, ओके। तो उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है। और चूंकि अगर ये अब ध्यान रखना, अब कहीं कोई गुंजाइश और गड़बड़ नहीं होगी। तो आज की क्लास में तो हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है, समझ गए। तो आज की क्लास हमने यहीं पर पूरी कर